इस भाग में हम लेंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का भाग 6 और ये भाग का हमारे लिए हो जाएगा विद्युत धारिता विशेषकर। तो विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस या धारिता इसका अर्थ क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए। मान लो कोई बर्तन है, बाल्टी है, उसमें हम पानी भरते हैं तब वो कितना पानी रख सकता है वो उसकी धारिता कहलाती है। ठीक उसी तरह से कोई भी चालक कितना आवेश रख सकता है वो उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। अब आगे हम देखते हैं किसी भी बाल्टी में अगर हम पानी डालते रहेंगे तो जितना पानी डालेंगे क्या होगा, उसके तल में वृद्धि होगी। ठीक उसी तरह से किसी चालक को यदि हम आवेश देंगे तब क्या होगा, उसके विभव में वृद्धि होगी। तब हम देखा गया है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम जितना ज़्यादा आवेश देंगे उसके विभव में उतनी ही वृद्धि अधिक होगी। अब इसी को लेकर चलते हैं यहाँ एक गणितीय नियम में। तो यदि Q आवेश देने पर विभव में वृद्धि भी हो तो Q अनुक्रमानुपाती भी। अब इसको हम बराबर में बदलेंगे तब क्या आ जाएगा, एक नियतांक का गुणा करना पड़ेगा, तब Q बराबर C इंटू V। यहाँ पर C क्या है, अनुपातिक नियतांक है और इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता। तो इसीलिए C को क्या कहा गया है, वैद्युत धारिता कहा गया है। तब इससे हमें धारिता के लिए सूत्र मिल जाता है, धारिता C बराबर Q/V। अब यहाँ पर इसके आधार पर हम परिभाषा दे सकते हैं किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। इसी से और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं परिभाषा को आगे बढ़ाने के लिए। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि V बराबर 1 तब क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से C बराबर Q होगी। तो C बराबर Q कहने का अर्थ हम कह सकते हैं कि किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। चूंकि यहाँ पर V बराबर 1 लिखा गया है इसीलिए क्या कहेंगे, एकांक वृद्धि कर दे। अब उसके बाद आ जाते हैं हम उसका मात्रक। जिस तरह से बर्तन में अगर पानी भरते हैं तो उसकी जो धारिता है उसका मात्रक क्या होता है, लीटर या घन सेंटीमीटर या फिर घन मीटर लेते हैं। ठीक उसी तरह से जो विद्युत धारिता है उसका भी मात्रक निर्धारित किया गया है। तब यहाँ पर मात्रक को लेते हैं, तब विद्युत धारिता का जो मात्रक है SI पद्धति में वह है फैराड। अब ये फैराड कितने को कहेंगे, एक फैराड कितने को कहेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, परिभाषित करना पड़ेगा। तब हमारे पास जो सूत्र है C बराबर Q/V, इसमें हम Q का मान 1 कूलम रखें और V का मान 1 वोल्ट रखें, तब निश्चित रूप से C बराबर क्या आ जाएगा, 1 कूलम प्रति वोल्ट आएगा, 1 कूलम प्रति वोल्ट। अब 1 कूलम प्रति वोल्ट को हम इसका जो मात्रक है फैराड, तो इसीलिए C बराबर क्या लिखेंगे, 1 फैराड कहेंगे। तब यहाँ से फैराड की परिभाषा मिल जाती है, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तब उस चालक की धारिता 1 फैराड होगी। क्योंकि ये फैराड जो क्या है बहुत बड़ा मात्रक है। हम किसी भी जो चालक है उसको हम 1 कूलम आवेश देने पर 1 वोल्ट में वृद्धि होने के लिए चालक को बहुत बड़ा होना चाहिए, इसीलिए फैराड बहुत बड़ा मात्रक है। अतः इसके लिए हम धारिता के अन्य मात्रक का उपयोग करते हैं विशेषकर। तब यहाँ पर आता है मिली फैराड होता है, माइक्रो फैराड होता है, नैनो फैराड और पिको फैराड। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 1 मिली फैराड होता है वो होता है 10⁻³ फैराड। इसी तरह से 1 माइक्रो फैराड जो होगा वो होगा 10⁻6 फैराड। आगे लेते हैं नैनो फैराड, तो नैनो का अर्थ होता है 10⁻9, इसीलिए 1 नैनो फैराड बराबर 10⁻9 फैराड। 1 पिको फैराड सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला होता है, यहाँ पर पिको फैराड का उपयोग करते हैं। तब पिको फैराड, 1 पिको फैराड का मान होता है 10⁻12 फैराड। तब धारिता के क्षेत्र में हम देखते हैं और विद्युत धारिता के लिए तब विशेषकर एक तो माइक्रो फैराड और पिको फैराड इन दोनों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। अब आगे लेते हैं हम विद्युत धारिता की विमाएं। तब निश्चित रूप से हम जानते हैं कि जो C के लिए या धारिता के लिए सूत्र है C बराबर Q/V। तो निश्चित रूप से C की विमा बराबर क्या हो जाएगा, Q की विमा बटे V की विमा।
अब यहाँ पर क्यू की विमा लेंगे तब ए इंटू टी होता है, ये पहले से याद रखना है। और भी की विमा पहले बताया जा चुका है। अब भी की विमा देखेंगे तब क्या होता है, एम एल का वर्ग टी माइनस की घात 3 और ए टू पावर -1। तो इस तरह से इसको हल करने पर मिलेगा एम की घात ऋण 1, एल की घात ऋण 2, टी की घात 4 और ए का वर्ग। तो इस तरह से ये क्या हो जाती है, धारिता की विमा या विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अब आगे लेते हैं हम, आखिर धारिता का क्या अर्थ है। तब यहाँ पर धारिता का भौतिकी में क्या उपयोग होती है, तो धारिता की भौतिक सार्थकता। तो भौतिक सार्थकता क्या है, इसके लिए क्या होता है, उसकी धारण करने की क्षमता से होता है। मान लो कोई भी बाल्टी है, उसमें हम पानी भरेंगे तब एक निश्चित लेवल तक जब पानी भर जाएगा तब उसमें और पानी डालेंगे तब क्या हो जाएगी, वहाँ से पानी गिरने लगेगा। ठीक उसी तरह से यदि हम किसी चालक को आवेश देते रहेंगे तब क्या होती है, एक निश्चित आवेश ग्रहण करने के पश्चात आवेश है वह वायु में विसर्जित होने लगेगी। तो कब होगी, तब इसके लिए पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वायु की परावैद्युतान क्या है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अब यदि हम किसी चालक को हम क्या देते हैं, आवेश देते हैं, तब क्या हो जाएगा, उसका जो विभव में वृद्धि होगी और विभव में वृद्धि होते होते इतना हो जाएगा कि उसकी जो विद्युत क्षेत्र है, आसपास के जो विद्युत क्षेत्र है वह क्या हो जाएगा, 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर से अधिक हो जाएगी। तब ऐसे ही स्थिति में क्या हो जाएगी, जो आवेश है वह वायु में विसर्जित हो जाएगी, अर्थात चालक पर नहीं रह पाएगा। तब इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी चालक को एक निश्चित सीमा तक ही हम आवेशित कर सकते हैं, आवेश दे सकते हैं। और किसी चालक की जो धारिता है वह उसकी आकृति पर, उसकी विमा अर्थात लंबाई चौड़ाई उस पर निर्भर करती है और उसके आसपास के माध्यम पर निर्भर करती है। हाँ, लेकिन चालक की जो प्रकृति है, अर्थात जिस चालक का हम बनाते हैं, जिस चालक को आवेश देते हैं, तो चालक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। जैसे एल्युमिनियम लो तो पर भी उतना रहेगा, अगर चांदी लेंगे तो पर भी उतना रहेगा। हाँ, लेकिन किस पर निर्भर करेगी, आकृति, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इस पर और उसके आसपास के माध्यम पर निर्भर करता है। अब हम लेते हैं गोलीय चालक की धारिता। मान लो कोई एक जो चालक है वो गोलाकार है, तब उसकी धारिता कितनी होगी। तब इसके लिए हम लेते हैं आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, ये आर त्रिज्या की इस तरह का एक गोलीय चालक लेते हैं। अब इसमें हम क्या देते हैं, +q आवेश देते हैं, तब इसके सतह का विभव p हो जाता है। तो हम जैसे ही q आवेश देंगे तब ये आवेश क्या हो जाएगी, सतह पर फैल जाएगी, अंदर नहीं जाता, ये जानते हैं हम। तब इस कारण अगर इसका विद्युत क्षेत्र बनेगा वो क्या होगा, लंबवत होगी। तब अब आगे हम देते हैं, यदि सतह का विभव भी हो जाता है तब ये बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव जैसे सूत्र लगेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी सतह का जो विभव होगा वह v बराबर 1/4πε0 k Q/r। इस तरह से इसका विभव के लिए सूत्र आ जाएगा यहाँ पर। तब इसकी सतह का विभव में मिल जाता है, अर्थात Q आवेश देने पर उसकी सतह के विभव में इतनी वृद्धि होगी। अब आगे हम लेते हैं, यदि चालक की धारिता, इस चालक की धारिता C हो तो, चालक की धारिता C हो तो सूत्र क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। तब यहाँ पर Q आवेश दिया गया है इसीलिए Q लिखेंगे, और इसका जो विभव है वो हम निकाल चुके हैं, 1/4πε0 k Q/r। तब इस तरह से सूत्र आ जाएगा। अब यहाँ पर ये Q और Q कट जाएगा और ये नीचे के नीचे इसीलिए ऊपर चला जाएगा। तब इसीलिए C बराबर हो जाएगा 4πε0 k × r और फैरेड में। चूंकि ये SI पद्धति का मात्रक है इसीलिए यहाँ पर जो मात्रक आएगा वो फैरेड में आएगा। अब यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, यदि वायु में निर्वात हो तो k का मान 1 होता है, इसीलिए C बराबर 4πε0 r। अब इस सूत्र को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, किसी गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के 4πε0 गुना होती है। अब इससे यही स्पष्ट हो जाता है कि चूंकि 4πε0 क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं गोलीय चालक की जो धारिता है वह उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, इसीलिए लिखते हैं C अनुक्रमानुपाती r। और क्या हमें कथन मिल जाता है, गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब आ जाते हैं हम संधारित्र कैपेसिटर।
अब संधारित्र क्या है इसके बारे में पहले समझना है, उसके बाद फिर इसके सिद्धांत पर। तब यहाँ पर लेते हैं संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई गई होती है। अर्थात एक ऐसा युक्ति बनाया गया है जिसमें हम उसके जो आकार है उसको कम रखना चाहते हैं और उसकी धारिता है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। और संधारित्र का जो संकेत होता है इस तरह से दो प्लेट दो रेखाओं के द्वारा दिया जाता है। ये सिंपल संधारित्र है। अगर प्रवर्ती संधारित्र है तब उसके ऊपर तीर का चिन्ह इस तरह से डाल देते हैं। तो ये संधारित्र का हो गया। अब इसका सिद्धांत अर्थात हम किसी चालक की धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, तब इसके लिए यहाँ पर सिद्धांत था। तो इस सिद्धांत को पहले आप चालक की जो धारिता है उसके लिए धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है इसको थोड़ा सा याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी चालक का जो विभव है कम रहेगी तब उसकी क्या हो जाएगा, उसमें हम ज़्यादा आवेश दे सकते हैं। अर्थात हमें क्या करना पड़ता है, विभव को कम करना पड़ता है। प्लेट ए के विभव को कम करेंगे आवेश ज़्यादा देने के बावजूद भी। तब इसके लिए हमारे पास विशेषकर दो टेक्निक है। इसके समीप यदि हम अन्य प्लेट अनावेशित प्लेट लाएंगे तब प्रेरण के कारण उस पर ऋण आवेश आ जाएगी जिसके कारण विभव कम हो जाता है। और प्रेरण के कारण उसकी दूसरी ओर जो धन आवेश उत्पन्न होता है उसको हम ग्राउंड पृथ्वी को दे देते हैं, तब जिससे विभव और कम हो जाता है। तब इसके कारण भी धारिता बढ़ जाएगी। तीसरा और यही यहाँ पर है, अगर हम इसके जो माध्यम है ये प्लेट है उसके माध्यम को हम क्या कर दें, अधिक पराविद्युतांक वाले माध्यम कर दें तो पर भी क्या होती है, धारिता बढ़ जाती है। तो इस तरह से 3 रीजन होता है विभव कम होने का। तो उसी 3 रीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारिता संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए होगी। तब उसको आप सिस्टमेटिक ढंग से लेंगे तब क्या होती है, संधारित्र का सिद्धांत में माना एक प्लेट ये है जिसमें कुछ आवेश दिया गया है, मान लो क्यू आवेश दिया गया है। तो क्यू आवेश देंगे तब क्या होगा, इस तरह से प्लेट ए पर क्यू आवेश आ जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पर इसके समीप दूसरा अनावेशित, जिसको आवेशित नहीं किया गया है, अनावेशित चालक बी लाते हैं। तब चालक बी के सामने का सतह माइनस क्यू आवेश हुआ, पीछे का सतह प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा है। जैसे डायग्राम में दिया गया है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये अंदर साइड रहेगा। प्लेट बी को हम बाद में लाते हैं, अनावेशित है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी सामने सतह पर प्रेरण के कारण, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगी। अब चूंकि हम देखते हैं तब इसका जो विभव है, इसका प्रभाव माइनस आवेश का प्रभाव ज़्यादा होगा, इसीलिए प्लेट ए का जो विभव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार जिससे प्लेट ए का विभव कम हो जाता है और उसे और अधिक आवेश दे सकते हैं। तो इस तरह से इसमें और अधिक आवेश दे सकते हैं, मतलब धारिता बढ़ गया। अब आगे हम देखते हैं, यदि प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दे अर्थात अर्थिंग कर दे, ग्राउंडेड कर दे, तब धनावेशित जो आवेश है इधर का ये पृथ्वी पर चली जाएगी, पृथ्वी पर चली जाती है, जिससे बी पर केवल ऋण आवेश बच जाता है, जिससे ए का विभव और अधिक कम हो जाएगी और जिससे क्या हो जाएगा, उसकी धारिता और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये आप ग्राउंडेड कर दिया, हमें ग्राउंड का चिन्ह है, तो ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्लस था, यहाँ पर डायग्राम में प्लस आवेश था, ये प्लस आवेश क्या होती है, पृथ्वी पर चली जाती है, हाँ, लेकिन ये माइनस आवेश नहीं जाएगा। तब जिसके कारण ए का विभव और अधिक कम हो जाएगी, जिससे प्लेट ए की धारिता और अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार किसी आवेशित चालक के समीप अन्य आवेशित चालक रख कर उसे पृथ्वीकृत कर देने पर पहले चालक की धारिता बढ़ जाती है। इस तरह से चालक की धारिता बढ़ गया, तब हम कह सकते हैं कि दोनों चालकों के इस निकाय को संधारित्र कहते हैं और यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब आगे लेते हैं, यदि संधारित्र के दोनों प्लेटों के मध्य अधिक पराविद्युतांक माध्यम रख देते हैं, तो जैसे हम पराविद्युतांक माध्यम रखेंगे तब क्या हो जाएगा, विभव और कम हो जाएगी, तब उसकी धारिता और अधिक अर्थात k गुना, अगर पराविद्युतांक k है तब k गुना हो जाती है। इस तरह से संधारित्र के प्लेटों के बीच यदि हम
के पर विद्युतांक माध्यम रखेंगे तब उसकी धारिता पहले की तुलना में कई गुना हो जाता है। इस प्रकार संधारित्र में अधिक आवेश रखा जा सकता है। अब आगे लेते हैं संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तब संधारित्र की धारिता, जिस तरह से चालक की धारिता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति किया गया था, ठीक उसी तरह से संधारित्र है, 2 प्लेट है, तब उसकी धारिता को कैसे परिभाषित करें। तब इसके लेते हैं, यदि संधारित्र के प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर उसका विभव भी हो जाती है तथा प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाती है। अब चूंकि सिद्धांत में हम समझ चुके हैं कि जो प्लेट जो बी है, दूसरा प्लेट है, उस पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है, प्रेरित हो जाती है। अतः प्लेट बी का जो विभव है वह क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगी। तब इस तरह से हम देखेंगे तब दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर जो होगा V बराबर V1 माइनस V2 होगी। तब इसके आधार पर हम क्या लेते हैं, चूंकि विभवांतर लिया जाता है, विभव में अंतर, तब ले सकते हैं कि संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा V, मतलब V1 माइनस V2। यहाँ पर V रखेंगे मतलब V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो इस तरह से संधारित्र की धारिता के लिए यहाँ पर सूत्र मिल जाता है, दिया गया आवेश बटा क्या होगा, दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। तो ध्यान रखना संधारित्र की धारिता के लिए जो सूत्र होता है वह दिया गया आवेश और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। इसमें थोड़ा सा कंडीशन आगे बढ़ते हैं, यदि V1 माइनस V2 बराबर 1 हो तब निश्चित रूप से C बराबर Q आएगा, अर्थात संख्यात्मक मान को देखेंगे, आंखिक मान को देखेंगे, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो संधारित्र की धारिता है वह दिए गए आवेश के बराबर होती है। कब, यदि विभवांतर 1 हो। तब इसको हम कथन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, किसी संधारित्र की धारिता का आंकिक मान उस आवेश के बराबर होती है जो उनके प्लेटों के मध्य एकांत विभवांतर उत्पन्न कर दे। अब आते हैं हम संधारित्र के प्रकार। वैसे संधारित्र के सिद्धांत में 2 प्लेट होना बतलाया गया है, लेकिन 2 आमने सामने प्लेट अलग अलग तरीके से रखा जा सकता है। तो इस तरह से संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर पट्ट संधारित्र, दूसरा होता है गोलीय संधारित्र और तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। तब हम केवल यहाँ पर समांतर पट्ट संधारित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तब आ जाते हैं समांतर पट्ट संधारित्र। तो इसकी संरचना कैसे होती है, तो इसमें गोलाकार, वृत्ताकार या फिर आयताकार 2 प्लेट X और Y होते हैं, जिनमें दोनों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम जैसे मोम या अभ्रक या कांच रख दिया जाता है और उसके जो प्लेट X से एक तार निकला रहता है जिससे हम आवेश देते हैं, और जो दूसरा जो प्लेट Y होता है उससे हम क्या करते हैं, पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। तो ये क्या कहलाती है, ये युक्ति समांतर पट्ट संधारित्र कहलाती है, क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर रखा गया है। अब इसकी धारिता कितनी होगी, हम जो भी संधारित्र बनाते हैं तो उसकी धारिता कितनी होगी उसके लिए सूत्र निकालेंगे। तब यहाँ पर आता है समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता। तब माना हम लेते हैं X और Y संधारित्र के 2 प्लेटें हैं, जैसे इसमें दर्शाया गया है, जिनके क्षेत्रफल क्या है, A है। अब जो 2 प्लेट लेंगे उसका क्षेत्रफल रहेगा, उसको क्या मान लेते हैं, A है। अब दोनों की बीच की दूरी कितनी है, D है। ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी हम कितना लेना है, यहाँ पर D है। अब यदि प्लेट X को प्लस Q आवेश, इसको हम प्लस Q आवेश दे दिए, प्लस Q आवेश देंगे तो ये प्लस Q आवेश हो जाएगी। तब प्लेट Y पर, दूसरा जो प्लेट Y है इस पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, सिद्धांत से हम पढ़ चुके हैं। तब इस तरह से प्लेट X पर प्लस Q आवेश है, प्लेट Y पर माइनस Q आवेश है, परिमाण तो बराबर है। इसीलिए यदि हम इसका डेंसिटी निकालें, आवेश घनत्व निकालेंगे तब क्षेत्रफल से भाग देते हैं, तब यहाँ पर आ जाएगा। अतः प्लेट जो X प्लेट है उस पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा व Y प्लेट पर माइनस सिग्मा होगा। बंद करें। तब इस तरह से क्या हो जाएगा, प्लेट Y पर जो आवेश घनत्व होगा माइनस सिग्मा होगा और दोनों का जो परिमाण होगी वह क्या होगा, Q/A होगा आवेश घनत्व के हिसाब से। अब चूंकि हम विद्युत क्षेत्र देखते हैं तब समानांतर जो
प्लेटें होती है उसके बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके लिए सूत्र निकाला जा चुका है। तो E इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 K। ये क्या है विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र है। दोनों प्लेटों के मध्य एक प्लस चार्ज आया एक माइनस चार्ज आया था इस तरह से आता है। अब इसमें हम क्या करते हैं सिग्मा के मान को रख देते हैं तब मिल जाता है E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 KA। तो इस तरह से हमें प्लेट के अंदर कहीं पर विद्युत क्षेत्र E के लिए सूत्र प्राप्त हो गया। अब क्यों निकालेंगे यहाँ पर तो E का मान होगा तभी हम विभवांतर निकाल सकते हैं क्योंकि विभवांतर के लिए सूत्र दिया जाता है V इक्वल टू E इंटू डी। ये इसकी विभवांतर की परिभाषा से आया। वास्तव में हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है V अपान डी होता है। तब निश्चित रूप से हम प्लेटों के बीच विभवांतर होगा वह V बराबर E इंटू डी होगा। अब इस सूत्र से हम निकालेंगे तब V इक्वल टू क्या होगा क्यू डी अपान एप्सिलॉन 0 KA। इस तरह से हमें दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर प्राप्त हो गया। अब विभवांतर प्राप्त हो गया तब हम संधारित्र की धारिता निकाल सकते हैं। अब यदि संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर होता है Q अपान V से हम V का मान इसमें रख देंगे तब C बराबर हो जाएगा Q अपान क्यू डी एप्सिलॉन 0 K। इस मान को यहाँ पर V की जगह रख दिया गया तब ये Q बढ़ जाता है D नीचे के नीचे रह जाता है नीचे के नीचे क्या होगा ऊपर चला जाएगा इसीलिए C इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 KA अपान D। तब इस तरह से धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 KA अपान D आ जाता है। अब इसको हम अगर दोनों प्लेटों के बीच वायु का निर्वात हो तब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वायु के निर्वात के लिए K इक्वल टू 1 होता है। अतः वायु का निर्वात की स्थिति में संधारित्र की जो धारिता होगी C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D हो जाएगा। इन दोनों से यदि हम तुलना करें पहले सूत्र और यहाँ पर जो सूत्र है उससे तब स्पष्ट है C अर्थात संधारित्र की धारिता बराबर क्या होती है K C0 जहाँ C0 उस समय धारिता है जब प्लेटों के बीच वायु का निर्वात है। इस तरह से हम कह सकते हैं किसी संधारित्र के प्लेटों के मध्य यदि K परावैद्युतांक का माध्यम रखें तब उसकी धारिता या रखने पर उसकी धारिता पहले की तुलना में K गुनी हो जाती है। इस तरह से हम अधिक परावैद्युतांक माध्यम रखकर धारिता को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता। तो ये निर्भरता मुख्यतः 3 पॉइंट पर निर्भर करती है। तो पहला आता है C अनुक्रमण अनुपात A अर्थात संधारित्र की जो प्लेट है संधारित्र की जो प्लेट है सूत्र को ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या है एप्सिलॉन 0 क्या है नियतांक है कि अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। A प्लेट की क्या है क्षेत्रफल है और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तब निश्चित रूप से क्या होगी C अनुक्रमण अनुपाती A अर्थात प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होने पर संधारित्र की धारिता अधिक होगी। दूसरा लेते हैं हम C अनुक्रमण अनुपाती 1 अपान D। इसका अर्थ है जो धारिता है वह दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक बटे है मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है अर्थात प्लेट को हम जितना पास में रखेंगे संधारित्र की धारिता उतनी अधिक होगी। अब तीसरा आ जाता है यहाँ पर माध्यम पर दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर यदि हम दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युत माध्यम रख देंगे तब उसकी धारिता C कितनी हो जाती है K इंटू C0 अर्थात वायु या निर्वात रहने की तुलना में जो धारिता के माध्यम रखने पर धारिता K गुनी हो जाती है। इस तरह से हम धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी निर्भरता के आधार पर स्पष्ट हो जाती है। आज के लिए इतना ही।